गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से पहले हमने जो लेक्चर लिया था एसकेटी सिस्टम का, उत्सर्जन तंत्र का, उसमें हमने किडनी की संरचना के बारे में अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे नेफ्रॉन का, वृक्काणु का, नेफ्रॉन का, वृक्काणु का। ठीक है, तो नेफ्रॉन को और क्या बोलते हैं? यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वृक्काणु। क्या बोलते हैं बेटा? वृक्काणु। देखिए, वृक्काणु क्या होता है? ये क्या होता है? जो किडनी की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। क्या होती है? किडनी की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। संख्या में कितने होते हैं? 1 मिलियन इन ईच किडनी। 10 लाख नेफ्रॉन प्रत्येक किडनी में उपस्थित होते हैं। लंबाई कितनी होती है? 3 सेंटीमीटर लंबाई, लेंथ होती है, 3 सेंटीमीटर लंबाई होती है, और 20 to 16 माइक्रोमीटर इसका क्या होता है? व्यास होता है। 20 से 60 माइक्रोमीटर इसका क्या होता है? व्यास होता है। ये क्या होती है? एक जटिल नलिका के समान संरचना होती है। क्या होती है बेटा? जटिल नलिका के समान संरचना होती है। तो हमने वृक्काणु के बारे में क्या देखा? क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई है। प्रत्येक किडनी में कितने होते हैं? 10 लाख होते हैं। लंबाई क्या होती है? 3 सेंटीमीटर होती है, और इसका व्यास कितना होता है? 20 से 60 माइक्रोमीटर होता है, और इसके जटिल नलिकाकार संरचना है। ये आपके सामने नेफ्रॉन का डायग्राम है। देखो, नेफ्रॉन के डायग्राम में क्या क्या होता है? नेफ्रॉन को 2 भागों में बांटा जाता है। नेफ्रॉन को क्या? 2 भागों में बांटा जाता है। नेफ्रॉन को 2 भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट, मेल्पिकी काय। क्या बेटा? मेल्पिकी काय। और दूसरा कुंडलित नलिका। कुंडलित नलिका। तो पहला क्या है? मेल्पिकी काय। देखो ना, मेल्पिकी काय में क्या क्या आता है? मेल्पिकी काय में 2 चीजें आती हैं। एक तो आता है बोमन संपुट। ये जो प्यालेनुमा संरचना आपको जो दिख रही है, ये प्यालेनुमा संरचना दिख रही है, इसे क्या बोलते हैं? बोमन संपुट या बोमन कैप्सूल। बोमन संपुट या बोमन्स कैप्सूल। ठीक है, इस बोमन कैप्सूल में जो ये आपको दिख रहा है, ये जाल, नेटवर्क लाइक संरचना, जाल जैसी संरचना, ये क्या? रक्त केशिकाओं का जाल होता है। ये क्या होता है? रक्त केशिकाओं का जाल होता है। इसे क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं बेटा? ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं बेटा? ग्लोमेरुलस। तो हमने क्या देखा कि मेल्पिकी काय में 2 पार्ट्स आते हैं, एक तो बोमन संपुट और एक ग्लोमेरुलस। एक क्या आता है बेटा? बोमन संपुट एंड ग्लोमेरुलस। क्या था? ग्लोमेरुलस। ठीक है, देखो, ये ग्लोमेरुलस बनता कैसे? ये ग्लोमेरुलस बनता कैसे? होता क्या है कि यहां से एक रक्तवाहिनी, यहां से एक रक्तवाहिनी, जिसको क्या बोलते हैं? अविवाहित धमनिका। क्या बोलते हैं? अविवाहित धमनिका या एफरेंट आर्टियोल्स। बेटर है आप हिंदी इंग्लिश में याद रखोगे तो इसे। क्या होता है? ये एफरेंट आर्टियोल इस बोमन संपुट में प्रवेश करती है। बोमन संपुट में प्रवेश करती है, और प्रवेश करके क्या होता है? ये 20 से 50 छोटी छोटी रक्त केशिकाओं में बढ़ जाती है, और ये रक्त केशिका क्या बनाती है? जाल जैसी संरचना बनाती है। इसे क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं बेटा? ग्लोमेरुलस। बाद में ये यहां से बाहर निकलती है, किसके रूप में? अपवाही धमनिका के रूप में। जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इफरेंट आर्टियो। ठीक है, तो एफरेंट, ए मींस इंटर, ए मींस अंदर जाना, ई मींस एग्जिट, बाहर निकलना। तो एफरेंट आर्टियोल्स इंटर करती है, इफरेंट क्या निकलती है? बाहर निकलती है। ठीक है,
तो होता क्या है, इस अभिवाही धमनी का होती है, एफरेंट होती है, इसका व्यास अधिक होता है। इसका व्यास क्या होता है बेटा, अधिक होता है। और इसका इफरेंट का व्यास क्या होता है, कम होता है। तो क्या होता है, जब इनके व्यास के अंतर के कारण क्या होता है, जितना रक्त अंदर जाता है उतना बाहर नहीं निकल पाता। जितना रक्त अंदर प्रवेश करता है उतना बाहर नहीं निकल पाता। इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे प्रेशर, दाब लगता है, रक्त वाहिनी की पर्दी पर क्या लगता है, दाब लगता है, उसकी भित्तियों पर दाब लगता है। तो क्या होता है, वो छोटी छोटी केशिकाओं में बदल जाती है, छोटी छोटी केशिकाओं में बदल जाती है। ठीक है, तो इस केशिकाओं के जाल को क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं बेटा, ग्लोमेरुलस। ठीक है, नेक्स्ट आता है कुंडलित नलिका। देखो कुंडलित नलिका में क्या क्या आता है। देखो कुंडलित नलिका में ये जो आपको कुंडलित भाग दिख रहा है, जो क्या है, बोमन संपुट के पास है, इसको क्या बोलते हैं, पीसीटी। क्या बोलते हैं, पीसीटी, समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ये समीपस्थ कुंडलित नलिका यहाँ से क्या होती है, सीधी हो जाती है। क्या हो जाती है, सीधी हो जाती है और एक यू आकृति की संरचना बनाती है। क्या बनाती है बेटा, ये यू आकृति की संरचना बनाती है। क्या बनाती है, यू आकृति की संरचना। और इसे क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले। हेनले का लूप, हेनले का लूप या लूप ऑफ हेनले। क्या बोलते हैं बेटा इसको, लूप ऑफ हेनले। ठीक है बेटा, ये जो यू आकृति की संरचना है इसको क्या बोलेंगे हम, लूप ऑफ हेनले। अब देखो लूप ऑफ हेनले की दो भुजाएं, एक तो जो नीचे की तरफ जा रही है और एक जो ऊपर की तरफ आ रही है। एक जो नीचे की तरफ जा रही है, एक जो ऊपर की तरफ जा रही है। तो उसकी दो आर्म हो गई, दो भुजाएं हो गई। नीचे की तरफ जा रही है उसे क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग आर्म। क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग आर्म। डिसेंडिंग आर्म, अवरोही भुजा। क्या बोलते हैं बेटा, अवरोही भुजा, ये जो नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, और जो ऊपर की तरफ जा रही है इसको बोलते हैं असेंडिंग आर्म। क्या बोलते हैं, असेंडिंग आर्म। आरोही भुजा। क्या बोलते हैं बेटा, आरोही भुजा। तो देखो लूप ऑफ हेनले के समीपस्थ एक कुंडलित भाग है, इसको क्या बोला, पीसीटी, समीपस्थ कुंडलित नलिका। इसके बाद ये यू आकृति की एक संरचना है, इसको होता है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में दो आर्म होती हैं, दो भुजा होती है, एक नीचे जो आ रही है, एक ऊपर जा रही है। नीचे आ रही है उसको क्या बोलते हैं, अवरोही भुजा, डिसेंडिंग आर्म। और जो ऊपर जा रही है उसे क्या बोलते हैं, असेंडिंग आर्म, आरोही भुजा। क्या बोलेंगे, आरोही भुजा। ठीक है, इसके बाद ये फिर लूप ऑफ हेनले कुंडलित नलिका में खुलता है, जिसे क्या बोलते हैं, डीसीटी। क्या बोलते हैं बेटा, डीसीटी। और ये डीसीटी को क्या बोलते हैं, क्या होता है इसका फुल फॉर्म, दूरस्थ कुंडलित नलिका। इसको दूरस्थ कुंडलित नलिका क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या होती है, इस बोमन संपुट से दूर होती है। बोमन संपुट से क्या होती है, दूर होती है, इसलिए से क्या बोलते हैं, दूरस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है बेटा, इसके बाद जो लास्ट इसका भाग होता है उसे बोलते हैं संग्राहक नलिका। ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये वाला पोर्शन संग्राहक नलिका, कलेक्टिंग डक्ट। क्या बेटा, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो नेफ्रॉन के दो भाग हुए, मेलपिगी का है और कुंडलित नलिका। मेलपिगी का है और कुंडलित नलिका। मेलपिगी में हमने किस किस को सम्मिलित किया है, बोमन संपुट और ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस को। और कुंडलित नलिका में हम किस किस को सम्मिलित कर रहे हैं, देखो पीसीटी को, लूप ऑफ हेनले को, ठीक है, और डीसीटी को। एक्चुअली कलेक्टिंग डक्ट को हम सम्मिलित नहीं करते। ठीक है, तो आपके ये समझ में आ गई। एक बार दोबारा देख लो संरचना, ये बोमन संपुट, ये ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्यों बना, क्योंकि एफरेंट आर्टिकल्स जो अंदर प्रवेश किया है उसका व्यास अधिक है और जो बाहर निकले इफरेंट उसका व्यास कम है। तो जितना रक्त प्रवेश करता है उतना बाहर नहीं निकल पाता।
इसलिए क्या होता है, अंदर क्या होता है, दाब उत्पन्न होता है। यह दाब क्या होता है, रक्त वाहिनियों की दीवारों पे लगता है, जिससे क्या होती है, रक्त वाहिनियां छोटी छोटी 20 से 50 केशिकाओं बढ़ जाती है और ये केशिका जाल के रूप में बस होती है ना, क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं बेटा, ग्लोमेरुलस। ठीक है। नेक्स्ट पीसीटी वाला भाग, ठीक है, इसे बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका, क्योंकि ये बोमन संपुट के पास है। नेक्स्ट एक यू आकृति से यू शेप की संरचना होती है, जिसे क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, लूप ऑफ हेनले की दो आर्म होती हैं, दो भुजाएं होती है। एक तो जो नीचे जा रही है उसे बोलते हैं डिसेंडिंग आर्म, अवरोही भुजा। ठीक है, और एक ऊपर जा रही है उसे क्या बोलेंगे, असेंडिंग आर्म, आरोही भुजा। ठीक है, इस अवरोही भुजा के भी दो भाग हैं। देखो, एक तो ये मोटा वाला भाग और ये पतला वाला भाग। इसी प्रकार आरोही के भी दो भाग हैं, ये पतला वाला भाग और ये मोटा वाला भाग। ठीक है, लूप ऑफ हेनले किसमें खुलता है, फिर एक कुंडलित नलिका में खुलता है, जिसे क्या बोलते हैं, डीसीटी, दूरस्थ कुंडलित नलिका। क्या बोलते हैं बेटा, दूरस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है, और ये दूरस्थ कुंडलित नलिका लास्ट में किसमें जाके खुलती है, संग्राहक नलिकाओं में। किसमें बेटा, संग्राहक नलिका में। होता क्या, बहुत सारी, देखो यहाँ एक नेफ्रॉन है, यहाँ एक नेफ्रॉन है, यहाँ एक नेफ्रॉन है, यहाँ एक नेफ्रॉन है। तो ये मैंने जो दिखाया, ये नेफ्रॉन दिखाए, ये एक नेफ्रॉन की संग्राहक नलिका है, दूसरे की है, तीसरे की है, चौथे की है, पांचवे की, छठे की, सातवें की। तो होता क्या है, ये सभी संग्राहक नलिका मिलके एक बड़ी नलिका का निर्माण करती हैं। ये सभी संग्राहक नलिका मिलके क्या करती है, एक बड़ी नलिका का निर्माण करती है, जिसे क्या कहते हैं, बेलेनी की नलिका, डक्ट ऑफ बेलेनी। बेलेनी की नलिका कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बेलेनी की नलिका। ठीक है, हम एक एक पार्ट पढ़ेंगे, आगे देखते हैं हम। पहले ये देखें बेटा, होता क्या है, इस लूप ऑफ हेनले की लंबाई के आधार पर, इस लूप ऑफ हेनले की लंबाई के आधार पर नेफ्रॉन को दो भागों में बांटा गया, या नेफ्रॉन दो प्रकार के होते हैं। नेफ्रॉन के प्रकार किसके आधार पर, लूप ऑफ हेनले, HEN, हेनले की लंबाई के आधार पर। देखो कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन। क्या होता है बेटा, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और एक होता है जस्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। क्या होता है बेटा, जस्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक होता है जस्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन को बोलते हैं बलकुटीय नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, बलकुटीय नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं बेटा इसे, बलकुटीय नेफ्रॉन। और इसको बोलते हैं मध्यांश आसन्न नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं बेटा, मध्यांश आसन्न नेफ्रॉन। मध्यांश आसन्न नेफ्रॉन। बेटर है कि हम इंग्लिश में याद करें, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जस्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। क्या बेटा, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जस्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, देखते हैं इनमें अंतर क्या क्या होता है। देखो बेटा, ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं, ये क्या होते हैं, 85% होते हैं। कितने होते हैं बेटा, 85%। जबकि ये कितने होते हैं, ओनली 15%। ये 85% होते हैं और ये 15% होते हैं। सेकेंड थिंग क्या होता है, इनका लूप ऑफ हेनले छोटा होता है। इनका लूप ऑफ हेनले क्या होता है, छोटा। लूप ऑफ हेनले क्या होता है, छोटा होता है। जबकि इनका लूप ऑफ हेनले कैसा होता है बेटा, बड़ा। इनका लूप ऑफ हेनले क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट थिंग, इनका लूप ऑफ हेनले मैक्सिमम क्या होता है, कॉर्टेक्स भाग में आता है। किस में आता है, कॉर्टेक्स भाग में। कुछ भाग ही मीडुला में होता है। तो लूप ऑफ हेनले क्या आता है,
कॉर्टेक्स में उपस्थित होता है, कॉर्टेक्स में उपस्थित एवं कुछ मेडुला में, कुछ भाग मेडुला में। जबकि इनका लूप ऑफ हेनले कहाँ उपस्थित होता है? मैक्सिमम किस में उपस्थित होता है? मैक्सिमम किस में होता है? मेडुला में प्रेजेंट होता है, मेडुला में उपस्थित होता है। किसमें उपस्थित होता है बेटा? मेडुला में उपस्थित होता है। ठीक है। दूसरा एक देखो, मैं यहाँ थोड़ा बताना भूल गया था, देखो बेटा होता क्या है कि ये एफरेंट आर्टियोल्स ये बाहर निकल के क्या होती है, ऐसे चारों ओर क्या बनाती है? नेटवर्क लाइक संरचना बना लेती है, जाल जैसे रक्त केशिकाओं का क्या बना लेती है? जाल बना लेती है। क्या बना लेती है बेटा? रक्त केशिकाओं का जाल बना लेती है। किसके चारों ओर? इस नेफ्रॉन की कुंडलित नलिका के चारों ओर। और इसे क्या बोलते हैं? पराकेशिकीय, पराकेशिकीय जाल या पैराटिब्यूलर नेटवर्क, पैराटिब्यूलर नेटवर्क। क्या कहते हैं? पैराटिब्यूलर नेटवर्क। तो होता क्या है ये पैराटिब्यूलर नेटवर्क? क्या होता है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन में तो प्रेजेंट होता है पर जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन में नहीं होता। तो या ये कह सकते हैं कि इसमें जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन में पैराटिब्यूलर नेटवर्क अल्प विकसित होता है। तो यहाँ लिखें पराकेशिकीय जाल, इसमें क्या होता है? विकसित। और इसमें क्या होता है? या तो अनुपस्थित या कम विकसित, अनुपस्थित या कम विकसित। ओके। होगा क्या कि इसके बाद इसने पराकेशिकीय जाल बना लिया, पर जब केस आता है जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन का, क्या आता है? जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन का, तो ये एफरेंट आर्टियोल्स आके क्या कर लेती है? इस लूप ऑफ हेनले के चारों ओर ऐसे जाल बना लेती है। इस लूप ऑफ हेनले के चारों ओर क्या बना लेती है? जाल बना लेती है। और उसे क्या बोलते हैं? बासा रेक्टा। क्या बोलते हैं बेटा? बासा रेक्टा। तो बासा रेक्टा से किसमें पाया जाता है? जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन में। अब क्यों पाया जाता है? क्योंकि इनका लूप ऑफ हेनले क्या होता है? बड़ा होता है। लूप ऑफ हेनले क्या होता है? बड़ा होता है। तो नेक्स्ट बासा रेक्टा, बासा रेक्टा। यहाँ तो क्या होता है? एब्सेंट होता है। यहाँ क्या होता है? प्रेजेंट होता है। क्या होता है बेटा? प्रेजेंट होता है। ठीक है। ये जो जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन है ये सबसे ज्यादा विकसित किस में होते हैं? ये उन एनिमल्स में विकसित होते हैं जिनमें क्या होता है, जहाँ पे जिस स्थान जहाँ उपस्थित होते हैं जहाँ पे पानी का संरक्षण अधिक होना चाहिए, जैसे रेगिस्तानी इलाकों में। तो जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन किन में विकसित ज़्यादा होते हैं? रेगिस्तानी इलाकों में रहने वाले जीवों में अधिक विकसित होते हैं, क्योंकि इनका लूप ऑफ हेनले बड़ा है तो इसमें पानी का अवशोषण क्या होगा? अधिक होगा, तो मूत्र में जल की हानि कम होगी। ठीक है। ये हो गया यहाँ पे कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन। एक बार दोबारा देख लो। कॉर्टिकल नेफ्रॉन दो प्रकार के, बलकोटीय नेफ्रॉन और मध्यांश आसन नेफ्रॉन, ये जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है। बलकोटीय नेफ्रॉन कितना होता है? 85%, ये 15%। इसका लूप ऑफ हेनले छोटा, इसका लूप ऑफ हेनले बड़ा। मतलब लूप ऑफ हेनले जितना बड़ा होगा यूरिन में से जल का अवशोषण उतना ही अधिक होगा, जल का अवशोषण उतना ही अधिक होगा। ठीक है। दूसरी बात, इसका लूप ऑफ हेनले क्या होता है? कॉर्टेक्स में उपस्थित होता है और कुछ भाग मेडुला में उपस्थित होता है, जबकि इसका मैक्सिमम किस में होता है? मेडुला में उपस्थित होता है। इनमें पराकेशिकीय जाल विकसित होता है, इनमें या तो अनुपस्थित होता है या कम विकसित होता है। बासा रेक्टा कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्या होता है? एब्सेंट होता है, और ये इसमें क्या होता है? प्रेजेंट होता है। क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम नेफ्रॉन की हिस्टोलॉजी, नेफ्रॉन की उत्कीय संरचना। नेफ्रॉन की उत्कीय संरचना
या हिस्टोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन, हिस्टोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन कि नेफ्रॉन में कौन कौन से ऊतक प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बेटा, देखो पहला हम लेते हैं बोमन संपुट। क्या लेते हैं? बोमन संपुट। बोमन संपुट, देखो बोमन संपुट, ये वाला प्यालेनुमा संरचना, ये बोमन संपुट है। और बोमन संपुट की दो परतें हैं, एक तो आंतरिक और एक बाह्य परत। एक तो क्या है? आंतरिक परत और एक क्या है? बाह्य परत। तो देखते हैं इसकी दो परतें हैं, आंतरिक एवं बाह्य परत। क्या बेटा? आंतरिक परत एवं बाह्य परत। देखो ये बाह्य परत होती है, ये किसकी बनी होती है? सरल शल की उपकला की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ये सरल शल की उपकला की। और इसकी आंतरिक जो परत है, जो आंतरिक परत है ये वाली, ये क्या करती है? सरल शल की उपकला की बनी होती है, पर इसके साथ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें क्या बोलते हैं? पोडोसाइट्स। क्या बोलते हैं? पोडोसाइट्स। तो ये किसकी बनी होती है? सरल शल की उपकला प्लस पोडोसाइट्स कोशिका। हम पोडोसाइट कोशिका का कार्य बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बोमन संपुट आंतरिक जो परत है या आंतरिक सतह है वो किसकी बनती है? सरल शल की उपकला और पोडोसाइट सेल्स की। और जो बाह्य परत है और बाह्य स्तर है वो किसका बना होता है? सरल शल की उपकला का। नेक्स्ट आती है नेफ्रॉन की नेक या ग्रीवा। क्या बेटा? नेक्स्ट आती है नेफ्रॉन की ग्रीवा। देखो ये किसकी बनी होती है? सरल घनाकार उपकला की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सरल घनाकार। देखो सरल घनाकार कैसी होती है? इस पर घन लाइक सेल्स होती हैं, घनाकार, सरल घनाकार कोशिकाओं की बनी होती है। और जो ये सल्की होती है ये क्या होती है? चपटी सेल्स, चपटी कोशिकाएं होती हैं। क्या होती है? इस प्रकार चपटी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है पीसीटी, ये समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये भी क्या होता है? सरल घनाकार उपकला का बना होता है। किसका बना होता है? सरल घनाकार उपकला का बना होता है। ठीक है, सरल घनाकार उपकला के साथ साथ इनकी कोशिकाओं में कुछ खूबियां होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, जिन्हें क्या होते हैं? सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। बहुत सारे सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, जिन्हें बोलते हैं ब्रश बॉर्डर। क्या बोलते हैं? सूक्ष्मांकुर। ये सूक्ष्मांकुर क्या होते हैं? एक्चुअली होता क्या है? इस पीसीटी में सबसे अधिक पुनःअवशोषण होता है। तो ये सूक्ष्मांकुर क्या होते हैं? अवशोषण की सतह को बढ़ा देते हैं, अवशोषण की सतह को बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं? अवशोषण की सतह को बढ़ा देते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं? इनमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत होते हैं। इन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं? अधिक होते हैं। क्यों होते हैं बेटा अधिक? इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पुनर्अवशोषण होता है। तो क्या होता है? बहुत सारे पदार्थ ऐसे होते हैं उनके अवशोषण के लिए किसकी जरूरत होती है? ऊर्जा की। किसकी होती है? ऊर्जा की। तो ऊर्जा कहाँ से आएगी? माइटोकॉन्ड्रिया से। इसलिए इन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं? अधिक होते हैं। नेक्स्ट आता है अपन का लूप ऑफ हेनले। देखो लूप ऑफ हेनले में मैंने दो आर्म पढ़ाई थी, ये वाली डिसेंडिंग आर्म और असेंडिंग आर्म, डिसेंडिंग आर्म और असेंडिंग आर्म। डिसेंडिंग आर्म इसको बोलते हैं अवरोही भुजा। क्या बोलते हैं? अवरोही भुजा। देखो अवरोही भुजा के दो भाग हैं, एक तो ऊपर वाला मोटा भाग और नीचे वाला पतला भाग। तो मोटा भाग और पतला भाग। तो मोटा भाग किसका होता है?
सरल घनाकार उपकला का। किसका बना होता है बेटा? सरल घनाकार उपकला का। और ये पतला भाग होता है ना, ये किसका बना होता है? सरल शल्की उपकला का। किसका बना होता है? सरल शल्की उपकला का। देखो आप इस पूरी संरचना में देखोगे तो दो ही उपकला पाई जाती हैं, सरल शल्की और सरल घनाकार। सरल शल्की और सरल घनाकार। जहां जहां पतला भाग है, देखो यहाँ पतला भाग है, ये वाला भाग पतला, ये वाला भाग, तो वो किसका होता है? सरल शल्की उपकला का। किसका? सरल शल्की उपकला का। बोमन संपुट पूरा किसका बना होता है? सरल शल्की उपकला का। बाकी सब किसका बना होता है? सरल घनाकार उपकला का। किसका बना होता है बेटा? सरल घनाकार उपकला का। तो हमें ऐसे ही याद रखना है कि बोमन संपुट की दोनों स्तर, बाह्य और आंतरिक, और लूप ऑफ हेनले के जो डिसेंडिंग आर्म और असेंडिंग आर्म के पतले वाले भाग हैं वो किससे बनते हैं? सरल शल्की के। बाकी किसका बना होता है? सरल घनाकार उपकला का। ठीक है। फिर दूसरी आर्म क्या हो गई इसकी? असेंडिंग आर्म। उसको क्या बोलते हैं? आरोही भुजा। ठीक है, आरोही भुजा। इसके भी दो भाग हैं। इसके भी क्या बेटा? दो भाग, मोटा भाग और पतला भाग। पतला भाग क्या होता है? जो सरल शल्की उपकला का बना होता है, और मोटा भाग किसका होता है? सरल घनाकार उपकला का बना होता है। किसका बना होता है? सरल घनाकार उपकला का बना होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है डीसीटी। नेक्स्ट क्या आता है बेटा? डीसीटी। दूरस्थ कुंडलित नलिका। देखो दूरस्थ कुंडलित नलिका किसका बना होता है? सरल घनाकार उपकला का। किसका बना होता है बेटा? सरल घनाकार उपकला का बना होता है। मतलब इसकी उपकला और पीसीटी की उपकला सेम होती है, पर कुछ अंतर होते हैं। क्या होते हैं? कि इसमें सूक्ष्मांकुर जो होते हैं बहुत कम पाए जाते हैं। क्या कहते हैं? बहुत कम पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अवशोषण होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है? कंडीशनल एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है? यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन होता है वो हार्मोनों की प्रेजेंस में होता है। एक तो एडीएच हार्मोन की प्रेजेंस में तो क्या होता है? वाटर का अवशोषण होता है, और एल्डोस्टेरोन हार्मोन की उपस्थिति में क्या होता है? Na+ आयन का अवशोषण होता है। वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सूक्ष्मांकुर बहुत कम होते हैं या अनुपस्थित होते हैं। ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया सामान्य होती है, ऐसा नहीं ज्यादा, सामान्य संख्या में। क्या होती है बेटा? सामान्य संख्या में होती है। नेक्स्ट आता है कलेक्टिंग डक्ट, संग्राहक नलिका। देखो बेटा, संग्राहक नलिका भी किसकी होती है? सरल घनाकार उपकला की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सरल घनाकार उपकला की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सरल घनाकार उपकला की बनी होती है। तो हम टोटल यदि इसको देखें तो हमने दो चीज सीखी है कि ये नंबर एक, ये दो उपकला की बनी होती है। एक तो सरल घनाकार उपकला की और एक सरल शल्की उपकला की। जो बोमन लूप ऑफ हेनले का पतला वाला भाग है, असेंडिंग आर्म का और डिसेंडिंग आर्म का, दोनों का, अवरोही भुजा का और आरोही भुजा का, वो किससे बना है? पतला वाला भाग वो सरल शल्की उपकला से बना है। बोमन संपुट की जो दोनों स्तर है, बाह्य स्तर और आंतरिक स्तर, वो किसका बना है? सरल शल्की उपकला का। बाकी जितना भी पोर्शन बचा हुआ है वो किसका बना है? सरल घनाकार उपकला का बना हुआ है। किसका बना हुआ है बेटा? सरल घनाकार उपकला का बना हुआ है।